आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब कोई साधारण व्यक्ति असाधारण सफलता अर्जित कर लेता है, तब एक ओर तो उसके प्रशंसकों की बाढ़ सी आ जाती है, तो दूसरी तरफ उससे ईर्ष्या करने वाले की संख्या भी बढ़ जाती है। गोनू झा जब मिथिला नरेश के दरबार में नियुक्त किए गए, तब आम दरबारियों को यह अनुमान भी नहीं था कि मिथिला नरेश गोनू झा से इतना प्रभावित हो जाएंगे कि वे प्रत्येक समस्या पर उनसे सलाह मशवरा करने लगेंगे। कुछ ही दिनों में गोनू झा के अपने मेघा के बूते महाराज के हृदय में अपना स्थान बना लिया और सारे समय में उनकी राय हर मुश्किल की दवा बनने लगी। एक तरह से गोनू झा सभी दरबारियों पर भारी पड़ने लगे, जिससे दरबारी उनसे जलने लगे और हमेशा ऐसे ही अवसर की तलाश में लगे रहते कि कोई मौका मिले तो वे गोनू झा को महाराज की नजरों से गिरा दे। एक बार की बात है, मिथिला नरेश बीमार पड़े। उनकी चिकित्सा हो रही थी, लेकिन बीमारी ठीक होने में वक्त लगा। महाराज बहुत कमजोर और दुबले हो गए। अधिक देर तक बैठने में वो थक जाते। दरबार में वे आते तो थोड़ी देर ही बैठते, महामंत्री को कुछ निर्देश देते, फिर आराम करने महल में चले जाते। एक दिन गोनू झा से बैर रखने वाले दरबारियों ने आपस में मंत्रणा की कि महाराज अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति लंबी बीमारी से क्षीण हो गई है, सामायिक बुद्धि भी मलिन पड़ गई है। महाराज अपनी बीमारी के कारण थोड़ा वहमी भी हो गए हैं। ऐसे में यदि महाराज को कोई ऐसा सुझाव दिया जाए जिसे पूरा करना टेढ़ी खीर हो, आसान तो कतई नहीं हो, और किसी तरह वह मुश्किल सा मुश्किल काम गोनू झा के मत्थे मड़वा दिया जाए, तो समझो कि गोनू झा की मिट्टी पलीद होने ही वाली है। इसी तरह गोनू झा के विरुद्ध षड्यंत्र का बीज रोपण हो गया। धूर्त दरबारियों ने आपस में विचार किया कि महाराज से कहा जाए कि यदि वे प्रतिदिन शेर का एक गिलास दूध पिए तो शीघ्र ही हट्टे खट्टे हो जाएंगे। जब एक दरबारी महाराज को यह सुझाव दिया तो दूसरे दरबारी उसकी हाँ में हाँ मिलाए। जब महाराज इस सुझाव से प्रभावित हो गए तो उनसे कहा जाए कि शेर का दूध का इंतजाम इस दरबार में केवल गोनू झा ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दरबार में उन जैसी सूझबूझ वाला व्यक्ति कोई नहीं है। दूसरे ही दिन जब महाराज दरबार में आए, तब मंत्रगणना के अनुसार दरबारियों ने अपनी तीक्ष्ण योजना अमल में लाना शुरू कर दिया। महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे कि एक दरबारी ने अपने आसन से उठकर कहा, महाराज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, दवा दारू ठीक से कराएं। क्षमा करें महाराज, मैं छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर क्या करूं, रहा भी तो नहीं जाता है। आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है। आप दिनों दिन बहुत कमजोर होते जा रहे हैं महाराज। उसका बोलना बंद हुआ तो दूसरे दरबारी ने कहा, माफ करें महाराज, हमारे बंधु ने ठीक ही कहा है। मैं रोज सोचता था कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ही कहूं, मगर साहस नहीं कर पा रहा था। इधर मैं आपको जब भी देखता हूँ तो तरह तरह की आशंकाएं मन में आने लगती हैं। परम पिता परमात्मा आपको हर व्याधि से मुक्ति दिलाए। मगर महाराज, क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि इधर आपका चेहरा लगातार पीला पड़ रहा है। इसके बाद तीसरा दरबारी खड़ा हुआ और बोलने लगा, महाराज आप प्रजा पालक हैं, हमारे पालनहार है, मिथिला की आत्मा है। यदि आपको कुछ हो गया तो पूरी मिथिला अनाथ हो जाएगी। फिर उसके दरबारियों ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, यदि आप में से कोई अच्छा सेहत पाने का कोई नुस्खा जानता हो तो वह महाराज को अवश्य बताए। संयोग की बात थी कि उस दिन गोनू झा तब तक दरबार में नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण दरबारियों को अपना जाल फैलाना आसान हो गया था। तीसरे दरबारी का आह्वान सुनने के बाद थोड़ी देर तक दरबार में सन्नाटा छाता रहा। सबको चुप देखकर महाराज ने स्वयं कहा, बताइए, आप लोग के पास कोई जानकारी हो तो अवश्य बताइए। तब तक दरबार का सबसे स्वस्थ,
कारिदा बोला, महाराज, मैं भी एक बार बहुत बीमार हो गया था। वैद्य की चिकित्सा का मेरे रोग पर कोई असर नहीं हुआ। तब मेरे शिकारी मामा ने मेरे लिए शेर के दूध की व्यवस्था की। बाघ का मांस घिस कर शेर के दूध में सुबह शाम चटाया गया, जिससे मैं फिर से सेहतमंद हो गया हूँ। महाराज में एक अजीब सी उत्साह पैदा हो गई। उन्होंने पूछा, मगर शेर का दूध और बाघ का मांस आएगा कहाँ से? तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, यह काम तो कोई सूझबूझ वाला आदमी ही कर सकता है। दूसरे ने कहा, दरबार में गोनू झा से अधिक सूझबूझ वाला व्यक्ति कोई नहीं है। महाराज को भी यह बात ठीक लगी। वे गोनू झा की प्रतीक्षा करने लगे। गोनू झा जैसे ही दरबार में आए, वैसे ही महाराज ने उन्हें आज्ञा दी, पंडित जी, मेरे लिए प्रतिदिन एक गिलास शेर के दूध की व्यवस्था करें और हो सके तो थोड़े से बाघ की मांस की भी व्यवस्था कर दीजिए। गोनू झा अचरज में पड़ गए और कुछ कहना चाहा, मगर महाराज ने उन्हें कहा, अगर मगर की कुछ भी नहीं है, यह व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी, समझे? गोनू झा चुप रह गए, कहते भी क्या। दरबार में लौटकर घर आए तो अनमने से रहे। पंडिताइन ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा कि आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। तो उन्होंने पूरी बात बता दी। पंडिताइन ने उन्हें कहा कि वे चिंतित न हो, सामान्य रहे। आज रात में वह भी खुद इस समस्या का निदान कर देगी। गोनू झा ने पूछा भी कि मगर कैसे? तो पंडिताइन ने उन्हें कहा कि इसकी चिंता वे न करें, बस कल से प्रसन्नचित्त होकर समय पर दरबार जाएं। इसके बाद गोनू झा को भोजन करा लेने के बाद पंडिताइन एक थापी और गंदे कपड़े की एक पोटली लेकर महाराज के सरोवर पर पहुंच गई। महाराज के कमरे के निकट पड़ने वाले सरोवर की पाट पर बैठकर वह जोर जोर से कपड़ा थापी से पीटने लगी। थापी की आवाज से महाराज की नींद खुल गई और उन्होंने पंडिताइन को पकड़वाकर अपने पास बुला लिया। पंडिताइन को देखकर महाराज अचरज में पड़ गए और पूछा, क्या बात है, इतनी रात को आप राज सरोवर में कपड़ा धो रही हैं? क्या बात है, बताइए। पंडिताइन ने जवाब दिया, महाराज, दरबार से लौटते ही पंडित जी को एक बच्चा हुआ है। उनकी तीमारदारी के बाद गंदे कपड़े धोने इस समय यहाँ आ गई हूँ। हाँ। महाराज चकरा गए। अरे क्या बोल रही हैं आप? मर्द भी कहीं बच्चा देता है क्या? असंभव। तपाक से पंडिताइन ने कहा, जब शेर दूध दे सकता है तो मर्द बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकता है? कर सकता है ना। पंडिताइन की बात सुनकर महाराज बहुत लज्जित हुए। दूसरे दिन दरबार में उन दरबारियों की सामत आ गई जिन्होंने शेर के दूध की सलाह दी थी। उनकी हालत देखकर गोनू झा मन ही मन हंस पड़े और राजा भी हंसने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कहानी होती है समाप्त।